हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेहरा क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोग एग्ज़ाम दे के भी आए होंगे और हम लोग उसी पर पेपर 1 का पेपर एनालिसिस करने वाले हैं और उनका सही आंसर बताने वाले हैं। और जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ताकि 50 क्वेश्चन कवर किए जा सके एक ही वीडियो में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का मान क्या होगा। 8√15 प्लस 2√3, इसका मान क्या होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है 2√5, 4√15, 4√5 या 2√15। इसका सही आंसर होगा बी, ऑप्शन बी, 2√15। ठीक है, वुड यू बी। निम्नलिखित संख्या पर विचार कीजिए। 0, 6, 24, 60, 120 एंड एक्स। 0 से 6 में गया, 6 से 24, 24 60, 60 से 120। तो यहाँ पे एक्स जो मान है, एक्स का मान क्या होगा, वैल्यू एक्स की क्या होगी। पहला ऑप्शन है 180, दूसरा ऑप्शन है 210, तीसरा ऑप्शन है 240 और फोर्थ ऑप्शन है 156। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 210। ठीक है, नेक्स्ट, एक किताब 10% लाभ पर 27.50 रुपये में बेची जाती है। एक बुक है जिसे सोल्ड करने पे कितना 27.50 रुपये में बेची जाती है। यदि उसे 25.75 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। ऑप्शन ए है 4%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 5% और ऑप्शन डी 3%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 3%। 3% कैसे, ये 25 रुपये इसका क्या हो जाएगा मेन मूल्य और 0.75 रुपये, 0.75 पैसे इसका क्या हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो इतना जब प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा 3%। ठीक है, इसका लाभ कितना हो रहा है, इतना 0.75, और अगर परसेंटेज वाइज निकालेंगे तो इसका कितना प्रॉफिट होगा 3%। ठीक है, नेक्स्ट, एक लड़के ए और बी एक ही समय पर दिल्ली से मेरठ की यात्रा पर निकलते हैं। दिल्ली से मेरठ की दूरी 60 किलोमीटर। ए बी की तुलना में 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी यात्रा करता है। बी मेरठ पहुंचने के तुरंत बाद वापस लौटता है, जो 12 किलोमीटर दूर ए से मिलता है। ए की गति क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन ए क्या कहता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी 9.7 किलोमीटर प्रति घंटा और ऑप्शन डी 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राजू को 11, 12, 13, 14 से कोड किया जाता है तो जंग को 13, 14, 10, 9 से कोड किया जाता है, तो रैंक का कोड क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है 9, 10, 11, 12, दूसरा ऑप्शन क्या है 10, 11, 12, 9, तीसरा ऑप्शन है 11, 12, 10, 9, चौथा ऑप्शन है 12, 11, 10, 9। जैसे राजू को कोड किया गया है RAJU और ये JUNK। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो R11, A12, J13 और U14। इसमें भी देखेंगे तो जैसे J यहाँ पे 13 था तो यहाँ भी 13, U14 था 14 है, और N का 10 है और K का 9 है। तो क्या हो जाएगा इसका, R का क्या था अपने पास 11 था, A का कितना था 12 था। ठीक है, और N का कितना था, N का था हमारे पास 10 और K का कितना था 9। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा 11, 12, 10, 9, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक निगमनात्मक युक्ति वैध है यदि और केवल यदि। ठीक है, आधार वाक्यों की सत्यता निष्कर्ष की सत्यता आश्वासित करती है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है निष्कर्ष असत्य नहीं हो सकता है यदि आधार वाक्य सत्य है, उसके आधार वाक्य सत्य हैं और उसका निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है,
ऑप्शन डी क्या है, उसके आधार वाक्य सत्य हैं और निष्कर्ष असत्य है। ठीक है, क्या है, निगमनात्मक जो युक्ति होती है वैध कब होती है? आधार वाक्य की सत्यता निष्कर्ष की सत्यता को आश्वासित करती है, या निष्कर्ष असत्य नहीं हो सकता यदि आधार वाक्य सत्य है, उसके आधार वाक्य सत्य हैं और उसका निष्कर्ष तार्किक रूप से उसका अनुसरण करता है, या उसके आधार वाक्य सत्य हैं और उसका निष्कर्ष असत्य है। निगमनात्मक युक्ति जो है वो किसको फॉलो करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आधार वाक्यों की सत्यता निष्कर्ष की सत्यता को आश्वासित करती है। निगमनात्मक युक्ति जो होती है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट जो होता है, उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, द ट्रूथ ऑफ द प्रोमिसेस गारंटीज द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन। ठीक है, दिए गए वेन रेखाचित्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी निरपेक्ष न्याय वाक्य की अवस्था और आकृति दर्शाई गई है? ठीक है, इसमें से कौन सी आकृति आपको दर्शाई गई है ये बताना है। दिए गए वेन आरेख या रेखा चित्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी निरपेक्ष न्याय वाक्य, क्या है, निरपेक्ष न्याय वाक्य की अवस्था दिखाई दे रही है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए क्या है, A004 या A11-2 या फिर A10-3 या फिर A11-3। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, A004। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग निर्देशात्मक कार्य को संदर्भित करता है? भाषा का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग निर्देशात्मक कार्य को संदर्भित करता है? ऑप्शन ए, खिड़की बंद कर दो, दूसरा सही मनुष्य मरणशील है, या तीसरा मैं आज खुशी महसूस कर रहा हूँ, या चौथा कुछ कुत्ते मिलनसार होते हैं। ठीक है, तो इसका सही निर्देश किसमें प्रकट हो रहा है? खिड़की बंद कर दो, या सभी मनुष्य मरणशील हैं, मैं आज खुशी महसूस कर रहा हूँ, कुछ कुत्ते मिलनसार होते हैं। आदेश किसमें लग रहा है, निर्देश किसमें प्राप्त हो रहा है? ऑप्शन ए में, खिड़की बंद कर दो। इसमें क्या निर्देश दिया जा रहा है? किसी को कार्य करने का निर्देश दिया जा रहा है कि ये कार्य तुम कर लो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमान प्रमाण का आवश्यक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुमान प्रमाण का आवश्यक घटक नहीं है? पहला क्या है, हेतु, दूसरा है प्रत्यक्ष, तीसरा है पक्ष, और चौथा क्या है, व्याप्ति। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा प्रत्यक्ष। क्या है? प्रत्यक्ष। निम्नलिखित अनुमान प्रमाण का आवश्यक घटक नहीं है। हेतु जो है ये है, और ये भी है, और ये भी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, देवदत्त जो जीवित है वह घर में नहीं है, उसके घर में ना होने से यह अनुमान लगाया जाता है कि वह घर के बाहर कहीं है। उपयुक्त उदाहरण किस प्रमाण को दर्शाता है? ठीक है, अनुपलब्धि, या फिर अर्थापत्ति, या फिर अनुमान, या उपमान। क्या कहा जा रहा है? देवदत्त जो जीवित है, ये पता है हमको कि जीवित है, वह घर में नहीं है, उसके घर में ना होने से यह अनुमान लगाया जाता है कि वह घर के बाहर कहीं है। उपयुक्त उदाहरण किस प्रमाण को दर्शाता है? ठीक है, अनुपलब्धि ये नहीं होगा, अनुमान ये भी नहीं, उपमान नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अर्थापत्ति। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समग्र और प्रतिदर्श के बीच अंतर परिभाषित कर रहा है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समग्र और प्रतिदर्श? ठीक है, समग्र मीन्स पॉपुलेशन एंड सैंपल, कौन सा है जो डिफरेंस बता रहा है? प्रतिदर्श समूह आंकड़ों का समूह होता है, समग्र प्रतिदर्श के समान है, समग्र प्रतिदर्श का एक उपसमूह है,
प्रतिदर्श समग्र का एक उपसमूह है। देखिए ये हिंदी में थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन अगर इसे इंग्लिश में देखें, अ सैंपल इज द एंटायर डेटा सेट। दूसरा क्या कहता है, ए पॉपुलेशन इज सेम एज अ सैंपल। तीसरा है ए पॉपुलेशन इज सबसेट ऑफ अ सैंपल। और चौथा क्या है, ए सैंपल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा प्रतिदर्श एक समग्र का एक उपसमूह है। क्या है? जो प्रतिदर्श होता है वो समग्र का, पॉपुलेशन का सैंपल क्या होता है, एक छोटा सा पॉपुलेशन। अगर देखा जाए तो ये संपूर्ण जो हो गया, एक पॉपुलेशन होती है उसमें हम एक छोटा सा डेटा उठाते हैं जिसे हम लोग सैंपल बोलते हैं। ठीक है, सैंपल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सी आंकड़ों के वर्गीकरण की विधियां हैं? आंकड़ों के वर्गीकरण की विधियां हैं। आंकड़े वर्गीकरण हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? स्टैटिक्स में पढ़ते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो ये आंकड़े या फिर हम लोग इसको किस में पढ़े होंगे? ये हम लोग रिसर्च में पढ़ते हैं। किसमें? रिसर्च में। जब सैम्पलिंग करते हैं आप लोगों में, रिसर्च ऑप्टीट्यूड जो है उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है। ठीक ना, ये आंकड़ा वाला भी, जो ये प्रतिदर्श वाला है, सैम्पलिंग एंड पॉपुलेशन, और ये भी कहाँ से उठाया गया है? ये पूछा गया है रिसर्च से। ठीक है, रिसर्च ऑप्टीट्यूड से। इसका पहला ऑप्शन क्या है? संख्यात्मक, श्रेणीबद्ध और क्रमिक। दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तीसरा ऑप्शन है असतत, बाइनरी और सतत। चौथा क्या है? वर्गांतर, मात्रात्मक एवं गुणात्मक। ठीक है, तो डेटा जब हम लोग पढ़ते हैं, डेटा का वर्गीकरण करते हैं तो किस तरह से करते हैं? प्राथमिक डेटा, द्वितीयक डेटा या तृतीयक डेटा। ठीक है, तो आंकड़ों के वर्गीकरण की विधियाँ कौन कौन सी हैं? आंकड़ों का जब वर्गीकरण किया जाता है किन किन विधियों से किया जाता है? हम लोग जब आंकड़े पढ़ते हैं उसमें कौन कौन सी मुख्य विधियाँ पढ़ते हैं? एक मात्रात्मक डेटा होता है, मात्रात्मक आंकड़े होते हैं। दूसरा गुणात्मक आंकड़े होते हैं, और एक तीसरा वर्गांतर होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। लेकिन इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है, इसका ए भी हो सकता है, संख्यात्मक, श्रेणीबद्ध और क्रमिक। ठीक है, लेकिन जहाँ तक होगा ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नामांकित माप को निम्नलिखित में से किस उदाहरण से बेहतर समझा जा सकता है? ठीक है, नॉमिनल मेजरमेंट कैन बी अंडरस्टूड बेटर विथ द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। वजन को किलोग्राम में मापना। ठीक है, यानी कि नॉमिनल मेजरमेंट जो होता है, ठीक है, उसे किस उदाहरण से बेहतर समझा जा सकता है? नॉमिनल मेजरमेंट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है इसमें वजन को किलोग्राम से मापना। दूसरा ऑप्शन है लिंग वर्गीकरण, जैसे पुरुष और महिला को मापना, लिंग से मापना जैसे पुरुष या महिला। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है तापमान को डिग्री सेल्सियस से मापना, और ऑप्शन डी क्या है? ऊंचाई इंच से मापना। ठीक है, जब हम लोग रिसर्च पढ़ते हैं उसमें हम लोग जो है डेटा को अलग अलग भागों में बांटते हैं कि किसे किस जगह रखना है। ठीक है, तो नामांकित माप की जब बात करते हैं इसमें ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? लिंग वर्गीकरण जैसे पुरुष और महिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बाई का एक्स पर प्रतीपगमन समीकरण क्या होगा? बाई का एक्स पर प्रतीपगमन समीकरण। ठीक है, ऑप्शन ए बाई इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन एक्स। ऑप्शन बी बाई इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स। सी, ऑप्शन सी बाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और ऑप्शन डी बाई इज इक्वल टू ए बी प्लस एक्स। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी बाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन परिकल्पना परीक्षण। ठीक है, 15, क्वेश्चन नंबर 15, परिकल्पना के परीक्षण में प्रथम प्रकार की त्रुटि क्या है? पहला ऑप्शन है शून्य परिकल्पना, अस्वीकार हो जाने की संभावना जबकि वह सत्य हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? सांख्यिकीय रूप में महत्वपूर्ण प्रभाव का
पता लगाने की संभावना जब वह मौजूद नहीं हो। तीसरा ऑप्शन है सांख्यिकीय रूप में महत्वपूर्ण प्रभाव का पता लगाने की संभावना जब वह मौजूद हो। और ऑप्शन डी शून्य परिकल्पना स्वीकार हो जाने की संभावना जब वह गलत हो। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शून्य परिकल्पना, अस्वीकार हो जाने की संभावना। ठीक है, जब हम लोग पढ़ते हैं परिकल्पना, उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? शून्य हो जाने की परिकल्पना। ठीक है, शून्य परिकल्पना अस्वीकार हो जाने की संभावना पहली होती है। ठीक है, इसके बाद जबकि वह सत्य होती है, इसके बाद भी वो शून्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट, वाईफाई इसका उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है वायरलेस वैन टेक्नोलॉजी, दूसरा वायरलेस मैन टेक्नोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है वायरलेस लैंड टेक्नोलॉजी और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? वैन का मतलब क्या होता है? वाइल्ड एरिया नेटवर्क। दूसरा क्या लिखा है? मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें से सभी वाईफाई का उदाहरण किसका उदाहरण है? हम लोग वाईफाई देखते हैं एक सीमित क्षेत्र के लिए होता है, जैसे कि एक घर, एक बिल्डिंग या फिर 100 मीटर 150 मीटर के एरिया के लिए होता है। इसलिए ये क्या है? एक प्रकार का लैंड टेक्नोलॉजी है, वायरलेस लैंड टेक्नोलॉजी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, जब एक फाइल को सर्वर से कंप्यूटर में स्थानांतरित किया जाता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एक फाइल का क्रियान्वयन, फाइल अपलोड करना या फाइल डाउनलोड करना या फाइल निकालना। ठीक है, क्या कहा रहा है? जब एक फाइल को सर्वर से कंप्यूटर में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, सर्वर कहाँ है? सर्वर बहुत दूर होता है, वहाँ से हम लोग जब फाइल को डाउनलोड करते हैं, क्या करते हैं? डाउनलोड करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 को सर्वर से कंप्यूटर में स्थानांतरित किया जा रहा है ना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, फाइल डाउनलोड करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अनुत्तरदायी प्रोग्राम को बंद करने के लिए उपयोग किया जाने वाला विंडोज यूटिलिटी प्रोग्राम है। ऑप्शन ए क्या कहता है? टास्क मैनेजर, ऑप्शन बी डिस्क मैनेजर, ऑप्शन सी फाइल एक्सप्लोरर और ऑप्शन डी लाइब्रेरी एक्सप्लोरर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? अनुत्तरदायी जो प्रोग्राम होता है उसको बंद करने के लिए उपयोग किसका किया जाता है? लाइब्रेरी एक्सप्लोरर का नहीं किया जाता है, फाइल एक्सप्लोरर इसका भी नहीं, डिस्क मैनेजर इसका भी नहीं, टास्क मैनेजर। ठीक है, ऑप्शन ए टास्क मैनेजर का, यानी कि क्या बोलते हैं, विंडोज में यूटिलिटी प्रोग्राम जो होता है उसमें अनरिस्पॉन्सिव जो प्रोग्राम होते हैं उसको क्लोज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टास्क मैनेजर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, ये क्या कहता है? एमएस वर्ड में एक टेम्पलेट क्या है? किसी विशेष प्रकार के दस्तावेज के लिए एक बुनियादी संरचना प्रदान करता है, या ऑप्शन बी एक जटिल कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक चरणों के माध्यम से एक उपयोगकर्ता का मार्गदर्शन करता है, या ऑप्शन सी आदेशों की एक श्रृंखला समूहित करता है ताकि वे एक ही आदेश के रूप में चल सकें, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? एमएस वर्ड में जो एक टेम्पलेट होता है क्या कार्य करता है? किसी एक विशेष प्रकार के दस्तावेजों के लिए बुनियादी संरचना प्रदान करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है, एक जटिल कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक चरणों के माध्यम से एक उपयोगकर्ता का मार्गदर्शन करता है। ठीक है, एक टेम्पलेट जो पहले से होता है, पहले से टेम्पलेट आप देखे होंगे वर्ड फाइल या किसी में एक्सेल में भी देखे होंगे, तो पहले से एक टेम्पलेट होता है जिसका उपयोग करके हम उस तरह के डॉक्यूमेंट वर्ड फाइल बना सकते हैं। तो एक विशेष प्रकार का दस्तावेज या बुनियादी संरचना प्रदान कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? ये आवश्यक चरणों को पूरा पहले से ही किया रहता है। ठीक है, उनके लिए मार्गदर्शन करता है, यानी पहले से बना होता है, हम उस पर कुछ अपडेशन करके उसको उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आदेशों की एक श्रृंखला समूहित करता है ताकि वे एक ही आदेश के रूप में चल सके। ठीक है, ये भी सही आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 19 का ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 क्या कहता है? वॉर्म एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो क्या करता है? स्वयं को दोहराता है या मालवेयर का एक रूप है। ऑप्शन सी, फाइल में एक डिस्क पर भी किसी विशेष स्थान पर स्वयं की छवि बनाता है, या उपर्युक्त सभी। ठीक है, स्वयं अपने आप को दोहराता रहता है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? वॉर्म क्या है? एक वायरस है जो कि अपने आप को स्वयं डुप्लीकेट करता रहता है। ठीक है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? मालवेयर का एक रूप है। ठीक है, ये मेल फंक्शन का कार्य करता है। तीसरा क्या है? यह डिस्क पर किसी भी विशेष स्थान पर स्वयं की छवि बनाता है। ये ऑप्शन सी और ये सेम बातें कह रहे हैं, छवि बनाता है, अपने आप को बार बार दोहराता है। ठीक है, और यह एक मालवेयर का प्रकार है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही आंसर होगा? इसमें ये स्वयं को दोहराता है, सही बात है। वॉर्म जो होता है अपने आप को दोहराता रहता है। दूसरा, ये मालवेयर का एक टाइप है, बिल्कुल है। और ऑप्शन सी, फाइल में या डिस्क में या विशेष स्थान पर अपने आप को स्वयं की कॉपी बनाता रहता है हमेशा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित ऊर्जा ईंधनों में से कौन सा सबसे पर्यावरण अनुकूल है? ठीक है, कौन सा पर्यावरण के सबसे अनुकूल है? बायोगैस पहला ऑप्शन है, दूसरा है सीएनजी, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है इथेनॉल। ठीक है, क्या कह रहा है? ऊर्जा ईंधनों में से कौन सा सबसे पर्यावरण अनुकूल है, यानी पर्यावरण के लायक है, कौन सा है सबसे ज़्यादा। ठीक है, जब हम लोग पढ़ते हैं तो बायोगैस देखते हैं, बायोगैस जो है, और हाइड्रोजन भी देखते हैं, सीएनजी देखते हैं, इथेनॉल देखते हैं। ठीक है, तो जो ऊर्जा ईंधन है उसमें सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? ठीक है, बायोगैस हम लोग अभी देख रहे हैं कि बायोगैस का उपयोग करते हैं। फिर ऑप्शन बी सीएनजी भी देखते हैं, इथेनॉल और ये हाइड्रोजन। अभी हम लोग हाइड्रोजन पर बात कर रहे हैं। हम बहुत सारी गाड़ियाँ बना रहे हैं जिसमें हाइड्रोजन के उपयोग की बात कर रहे हैं ताकि हमारा पर्यावरण ज़्यादा सुरक्षित रहे। और हाइड्रोजन के उपयोग से क्या होता है? जब हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं तो इसमें प्रदूषण बहुत कम होता है, मिनिमम प्रदूषण होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDGs को प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष क्या था? ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने का लक्ष्य क्या रखा गया था? 2009 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2015 और ऑप्शन डी 2018। मिलेनियम डेवलपमेंट जो गोल्स था वो रखा गया था 2015 तक पूर्ण करने के लिए। ठीक है, MDGs जो है उसको प्राप्त करने का लक्ष्य कब रखा गया था? 2015। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 23, क्वेश्चन नंबर 23। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और सही कूट की पहचान कीजिए। ठीक है, पोडजोलाइजेशन क्या होता है? ये होता है ठंडी और आर्द्र जलवायु। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है? लेटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, कब होता है? ये होता है गर्म और आर्द्र जलवायु। जहाँ आर्द्र जलवायु होती है, ज़्यादा पानी गिरता है और वहाँ क्या हो जाता है? लेटराइजेशन हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? सैलिनाइजेशन, ये शुष्क और आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में ये होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए क्या कहता है? ए का 2 और 2 का 1 और सी का 3। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है, ये बी, ए का 1, बी का 2, सी का 3 ये नहीं होगा, ए का 3 नहीं हो सकता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, और ए का 3 नहीं होगा। पोडजोलाइजेशन क्या होता है? ठंडी और आर्द्र जलवायु। और लेटराइजेशन कब होता है? जब गर्म और आर्द्र जलवायु होती है तब होता है। ठीक है, और सैलिनाइजेशन कब होता है? शुष्क और आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, अभी चक्रवात ये मुझे लग रहा था क्वेश्चन पूछा जाएगा। चक्रवात हुदहुद किस राज्य के तट से टकराया है? चक्रवात जो आया था
वो किससे टकराया है? आंध्र प्रदेश पहला ऑप्शन है, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है केरल और चौथा है गुजरात। इससे ज़्यादा सोचने की जरूरत होती ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर चक्रवात कहाँ आते हैं? जो भारत है उसके पूर्वी तट पे। पूर्वी तट पे कौन सा देश स्थित है? कर्नाटक तो पश्चिमी में है, ये नहीं है कर्नाटक, और केरल भी पश्चिमी में है और गुजरात भी पश्चिमी में है। तो ऑप्शन केवल एक ही हमारे पास बचता है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश है, जो कि पूर्वी तट पर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड किसका हिस्सा है? जो ये पहला ऑप्शन है पेरिस समझौता, दूसरा है क्योटो प्रोटोकॉल, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, चौथा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना। जैसे हम एक सूर्य एक विश्व और एक ग्रिड की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत सूर्य से संबंधित इसमें देखा जाए तो क्या है? सौर संगठन। क्या है? सौर संगठन, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। ठीक है, ये किसकी बात करता है? एक सूर्य एक विश्व और एक ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड, OSOWOG की बात करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। रैले आयोग की रिपोर्ट क्या है? रैले आयोग की रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित में से किस अधिनियम को वर्ष 1904 में पारित किया गया था? ठीक है, रैले आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार किस अधिनियम के तहत किस अधिनियम को वर्ष 1904 में? पहला ऑप्शन है भारतीय संसदीय अधिनियम, नहीं है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, तीसरा ऑप्शन है भारतीय डाक सेवा अधिनियम और चौथा ऑप्शन है भारतीय पुलिस सेवा अधिनियम। जब हम लोग यूनिट 10 में देखते हैं, यूनिट 10 जो है इसका विश्वविद्यालय या आयोग से संबंधित है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो 1904 में क्या आया था? रैले आयोग कमीशन, जो रैले आयोग की रिपोर्ट थी वो किससे संबंधित थी? विश्वविद्यालय से संबंधित थी। तो 1904 में क्या आया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे वैदिक गणित के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे वैदिक गणित के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है भास्कराचार्य, दूसरा है श्रीनिवास रामानुजन, तीसरा ऑप्शन है शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ और चौथा ऑप्शन है सत्येंद्रनाथ बोस। ठीक है, जैसे आप लोग इसे देखेंगे गणित की बात आ रही है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा रामानुजन। ठीक है, लेकिन इसके सही आंसर खोजकर्ता, वैदिक गणित के जो खोजकर्ता हैं वो है शंकराचार्य भारती तीर्थ कृष्ण। ठीक है, कृष्ण तीर्थ क्या है? शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ वैदिक गणित के खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ठीक है, पहला ऑप्शन है 1948, दूसरा ऑप्शन है 1957, तीसरा ऑप्शन है 1973 और चौथा ऑप्शन है 1978। इसका सही आंसर क्या होगा? जब प्रोजेक्ट टाइगर की बात आती है तो हम लोग पहले किस पर जाते हैं? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में जब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया उसके बाद ही टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर का क्या होगा? 1973। ठीक है, तो कब आया था टाइगर प्रोजेक्ट? 1973 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग निम्नलिखित में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? किस तिथि को अस्तित्व में आया? पहला ऑप्शन है 4 जुलाई 2020, दूसरा ऑप्शन है 24 नवंबर 2022, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 2023 और ऑप्शन डी क्या है? 25 सितंबर 2020। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग कब आया था? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग किस तिथि को अस्तित्व में आया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए
4 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अस्तित्व में आया था। ठीक है, ये 2022 में नहीं आया, 23 में नहीं आया, 20 में आया था, लेकिन 4 जुलाई को आया था। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 4 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अस्तित्व में आया। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं है? पहला ऑप्शन है उच्च शिक्षा में बहुप्रवेश तथा बहुनिर्गमन का प्रावधान। क्या कह रहा है? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है उसका उद्देश्य कौन सा नहीं? उच्च शिक्षा में बहुप्रवेश तथा बहुनिर्गमन का प्रावधान। ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन सेकंड क्या कहता है? व्यावसायिक शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 2035 तक 50% बढ़ाना। तीसरा ऑप्शन है विद्यालयीन शिक्षा के लिए एक नवीन एवं व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा की स्थापना करना। चौथा ऑप्शन है भारत में विश्वविद्यालयीन शिक्षा संस्थानों को अनुदान देने एवं निगरानी हेतु विद्यालयीन अनुदान आयोग की स्थापना करना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका 29 का क्या होगा? 25 सितंबर 2020। इसका सही आंसर क्या होगा? 25 सितंबर 2020। ये गलत आंसर है। 4 जुलाई नहीं है, 25 सितंबर 2020 को ये अस्तित्व में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य नहीं है। कौन सा नहीं है? उद्देश्य नहीं है। उच्च शिक्षा में बहुप्रवेश तथा बहुनिर्गमन का प्रावधान ये है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का है। दूसरा क्या कहता है? व्यावसायिक शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा। हाँ, अभी हम लोगों ने देखा है कि व्यावसायिक शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। में सकल नामांकन अनुपात को 2035 तक 50% बढ़ाना सही है। ठीक है, विद्यालयीन शिक्षा के लिए एक नवीन एवं व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा की स्थापना करना। क्या विद्यालयीन शिक्षा के लिए एक नवीन व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा की स्थापना? ये भी है। ठीक है, तो भारत में विद्यालयीन शिक्षा संस्थानों को अनुदान देने एवं निगरानी हेतु विद्यालयीन अनुदान आयोग की स्थापना करना, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4। ये भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है 2020 में, उसका उद्देश्य ये कोई भी अनुदान आयोग की स्थापना करना नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, केवल 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, शायद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कट हो गए हैं। कट क्या हो गए हैं? प्रिंट आया नहीं है, जो ये PDF हमारे पास भेजा था। ठीक है, तो नेक्स्ट 34 क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण मूल्यांकन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है सतत और व्यापक मूल्यांकन। दूसरा है वस्तुनिष्ठ संक्रांत परीक्षा आयोजित करना। तीसरा है छात्रों के लिए संचित रिकॉर्ड बनाए रखना। और चौथा क्या है? सेमेस्टर प्रणाली का मूल्यांकन। ठीक है, तो 34 का सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से दृष्टिकोण मूल्यांकन सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, या वस्तुनिष्ठ संक्रांत परीक्षा आयोजित कराना चाहिए, या छात्रों को संचित रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए, या सेमेस्टर प्रणाली का मूल्यांकन किया जाना चाहिए? क्या है? इनमें से कौन सा दृष्टिकोण जो है मूल्यांकन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है? पहले क्या करना चाहिए? सतत और व्यापक मूल्यांकन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ये किससे क्वेश्चन है? ये शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए हमें? प्रॉपर, लगातार, सतत रूप से और बृहद रूप से बच्चों का मूल्यांकन करना चाहिए कि हमें क्या क्या करना होगा या नहीं। ठीक है, इसका क्या होगा? ऑप्शन ए सही आंसर होगा। वस्तुनिष्ठ संक्रांत परीक्षा केवल परीक्षा आयोजित कराने से कुछ नहीं होता, उनका मूल्यांकन भी करना होता है। क्या रिकॉर्ड बनाए रखने से कोई महत्व नहीं होता है। सेमेस्टर प्रणाली का मूल्यांकन केवल सेमेस्टर प्रणाली, उसके साथ सतत यानी कि हर महीने या हर हफ्ते उनका मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 किस अधिनियम को पुनर्स्थापित करता है? जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 लाया गया है, तो इससे पहले कौन सा अधिनियम था? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय न्यास अधिनियम। दूसरा है
विकलांग व्यक्ति अधिनियम, ये राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? ये शिक्षा का अधिकार, ये तो नहीं होगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम से इसका कोई लेना देना नहीं है। भारतीय पुनर्वास का भी इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, ये राष्ट्रीय न्यास से भी इसका कोई लेना देना, ट्रस्ट से इसका क्या मतलब है? कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विकलांग व्यक्ति अधिनियम, जो 1995 था, उसे रिप्लेस करके कौन सा अधिनियम लाया गया? विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, इनमें से गलत को छांटना है, कौन सा गलत है। पहला है, जब शोध समस्या के विषय में बहुत कम जानकारी उपलब्ध होती है तो क्या कहलाता है? अन्वेषणीय अनुसंधान कहलाता है। जब सामाजिक स्थितियों, घटनाओं, संरचना या प्रणाली का विशद अध्ययन होता है तब वो क्या कहलाता है? व्यवहारिक अनुसंधान कहलाता है। जब सांख्यिकी विश्लेषण का प्रयोग एवं परिणात्मक मापन करना होता है तो ये क्या कहलाता है? मात्रात्मक अनुसंधान कहलाता है। या विभिन्न समय पे होने वाली घटना या सामाजिक समस्या का विस्तृत अध्ययन करना क्या कहलाता है? लंबात्मक अनुसंधान। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? जब शोध समस्या के विषय में बहुत कम जानकारी उपलब्ध होती है, अन्वेषणी। ठीक है, क्योंकि अन्वेषण किया जा रहा है इस पर, अभी इस पर शोध नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, जब सामाजिक स्थितियों एवं घटनाओं, संरचना या प्रणाली का विशद अध्ययन करना होता है तब व्यवहारिक अनुसंधान। व्यवहारिक अनुसंधान ये गलत है, ये तो सही है लेकिन ये गलत है, ये व्यवहारिक अनुसंधान नहीं कहलाता। ठीक है, ये क्या कहलाता है? विस्तृत या वर्णनात्मक। क्या कहलाता है? वर्णनात्मक अनुसंधान। क्या कहलाता है? विस्तृत या वर्णनात्मक अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, जब सांख्यिकीय विश्लेषण का प्रयोग एवं परिमाणात्मक, अगर परिमाणात्मक मापन करना होता है तो क्या किया जाता है? मात्रात्मक अनुसंधान किया जाता है, परिमाण अगर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तीसरा क्या है? विभिन्न समय में होने वाली घटना या सामाजिक समस्या का विस्तृत, ये लंबात्मक अनुसंधान कहलाता है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, इसको हटा दीजिए, ये नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पष्ट रूप से तो आया नहीं है, ये दोनों क्वेश्चन स्पष्ट रूप से आया नहीं है, फिर भी निम्नांकित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। सामाजिक अनुसंधान में प्रत्यक्षवाद का अर्थ सामाजिक घटनाओं का अध्ययन, तर्क या भौतिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाना। सामाजिक अनुसंधान प्रत्यक्षवाद के प्रवीणता कार्यों में माना जाता है। मार्क्सवादी विचार पद्धतियों को प्रत्यक्षवाद की तीव्र आलोचना करती है। प्रत्यक्षवाद के बाहर कुछ पद्धतियां सैंतीस क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। सामाजिक अनुसंधान में प्रत्यक्षवाद का अर्थ है सामाजिक घटनाओं का अध्ययन, तर्क एवं भौतिक विद्वानों का आधार, भौतिक या आर्थिक, कुछ ऐसा है, समझ में नहीं आ रहा है। विद्वानों के आधार पर किया जाना। क्या है? सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किसके? तर्क और सिद्धांतों के आधार पर, तर्क और सिद्धांतों के आधार पर किया जाना। ठीक है, तो भौतिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाना क्या कह रहा है? समझ में इसमें आ नहीं रहा स्पष्ट रूप से। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान में प्रत्यक्षवाद के कुछ स्पष्ट एक क्वेश्चन आ नहीं रहा है कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, स्पष्ट रूप से भेज के आप लोग आंसर ले लीजिएगा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। आधुनिक भाषा
2-3 क्वेश्चन पहले भी छूटे हैं, दो हैं शायद, और एक ये स्पष्ट रूप से जो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आधुनिक भाषा संघ पद्धति एवं अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ पद्धति किससे संबंध रखती है? पहला है प्रतिवेदन लेखन पद्धतियों से, दूसरा है शोध भाषा या शब्दकोश से, तीसरा ऑप्शन है तथ्य विश्लेषण की पद्धतियों से या उद्धरण या संदर्भ लेखन के तरीके से। ठीक है, आधुनिक भाषा संघ पद्धति एवं अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ पद्धति किससे संबंध रखती है? प्रतिवेदन लेखन पद्धति से बिल्कुल नहीं रखती, शोध भाषा शब्दकोश से नहीं, तथ्य विश्लेषण एवं पद्धतियों से नहीं, उद्धरण एवं संदर्भ लेखन के तरीके से। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शोध प्रतिवेदन लेखन के समय सम्मुख आने वाली चुनौतियां हैं? पहला है भाषा की चुनौती। क्या बोला है? शोध प्रतिवेदन लेखन के सम्मुख कौन सी चुनौतियां आती हैं? पहला है भाषा की चुनौती, दूसरा है जनता के ज्ञान स्तर की जानकारी प्राप्त करना और इसी स्तर के अनुरूप लेखन करना सॉरी, तीसरा है सत्य को अभिव्यक्त करने की चुनौती, चौथा है अनुसंधानकर्ता की पहचान और शोध उद्देश्य को छुपाए रखने की चुनौती, पांचवा है वस्तुनिष्ठता बनाए रखने की चुनौती। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी शोध प्रतिवेदन लेखन भाषा के सम्मुख आने वाली चुनौतियां, इसमें कौन कौन सी चुनौतियां हैं? आप लोग बताइए कौन कौन सी चुनौतियां हैं। ठीक है, भाषा की चुनौती होती है। ठीक है, शोध प्रतिवेदन लेखन के समय भाषा की चुनौती आती है। दूसरा, जनता के ज्ञान स्तर की जानकारी प्राप्त करना और इसी स्तर के अनुरूप लेखन करना, ये भी चुनौती आती है। ठीक है, तीसरा क्या है? सत्य को अभिव्यक्त करने की चुनौती, ये भी आती है। अनुसंधानकर्ता की पहचान और शोध उद्देश्य को छुपाए रखने, ये नहीं आती, ये समस्या नहीं है। ठीक है, ये वस्तुनिष्ठता बनाए रखने की चुनौती, ये भी आती है। ठीक है, तो 1, 2, 3 और 5, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3 एंड 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। सामाजिक अनुसंधान में निम्नलिखित चरणों के सही क्रम का चयन कीजिए। ठीक है, सामाजिक जब अनुसंधान की बात करते हैं, सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो शोध समस्या का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, फिर क्या किया जाता है? फिर साहित्य समीक्षा, फिर साहित्य समीक्षा, फिर क्या किया जाता है? इसके बाद प्राक्कल्पना का निर्माण किया जाता है। पहला किया जाता है शोध समस्या, दूसरा साहित्य समीक्षा, तीसरा प्राक्कल्पना, चौथा चरों का चयन किया जाता है। ठीक है, पाँचवा में निदर्शन का निर्धारण किया जाता है, छठवें में सामग्री का संकलन किया जाता है, फिर क्या किया जाता है? फिर तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। एक दो, अरे पहला ये हो गया शोध समस्या का निर्धारण, फिर दूसरा हो गया साहित्य समीक्षा, तीसरा हो गया ये प्राक्कलन निर्माण, फिर चौथे का क्या हो जाएगा? ठीक है, चरों का चयन, फिर पाँचवा, ये पाँचवा है। ठीक है, ये 5 हो गया, फिर ये 6 हो गया, और ये 7 हो गया, और ये 8 हो गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पहला क्या है? शोध समस्या का निर्धारण होगा, फिर क्या होगा? ऑप्शन बी साहित्य की समीक्षा होगी, फिर क्या होगा? प्राक्कल्पना का निर्माण होगा, फिर इसके बाद चरों का चयन होगा, चरों के चयन के बाद निदर्शन का निर्धारण होगा, फिर सामग्री का संकलन के बाद तथ्यों का विश्लेषण, और लास्ट में प्रतिवेदन का लेखन होगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गद्यांश को पढ़कर
पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उचित उत्तर देने का चयन कीजिए। उच्चतर शिक्षा मनुष्य के साथ ही सामाजिक कल्याण के विकास के में अति आवश्यक भूमिका निभाती है। जैसा कि हमारे संविधान में भारत को एक लोकतांत्रिक न्यायपूर्ण सामाजिक रूप से सचेत सांस्कारिक और मानवीय राष्ट्र जहां सभी के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का भाव हो, एक ऐसे राष्ट्र के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई है। एक राष्ट्र के आर्थिक विकास और आजीविकाओं को स्थायित्व देने में भी उच्चतर शिक्षा एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसे जैसे भारत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और समाज की ओर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे और अधिक भारतीय युवा उच्चतर शिक्षा की ओर बढ़ेंगे। 21वीं सदी की आवश्यकताओं को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा का जरूरी उद्देश्य अच्छे चिंतनशील, बहुमुखी प्रतिभा वाले रचनात्मक व्यक्तियों का विकास करना होना चाहिए। यह एक व्यक्ति को एक या एक से अधिक विशिष्ट क्षेत्रों में गहन स्तर पर अध्ययन करने के लिए एक सक्षम बनाती है। ठीक है। और एक साथ ही चरित्र, नैतिक एवं संवैधानिक मूल्यों, बौद्धिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव, रचनात्मकता, सेवा की भावना और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, भाषा, साथ ही व्यावसायिक, तकनीकी और व्यावसायिक विषयों सहित विभिन्न विषयों में 21वीं सदी की क्षमताओं को विकसित करती है। व्यक्तियों के समग्र विकास के उद्देश्य के लिए यह आवश्यक है कि पूर्व विद्यालय में उच्चतर शिक्षा तक सीखने के प्रत्येक चरण में कौशल और मूल्यों को एक निर्धारित सेट शामिल किया जाएगा। सामाजिक स्तर पर उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्र को प्रबुद्ध, सामाजिक और जागरूक, जानकार और सक्षम बनाना है, जो अपने नागरिकों का उत्थान कर सके और अपनी समस्याओं के लिए सशक्त लागू कर सके। उच्चतर शिक्षा फिर से स्पष्ट नहीं आ रहा है, फिर भी पहला क्वेश्चन है उच्चतर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन है आपदा प्रबंधन, दूसरा है चिंतनशील व्यक्तियों का निर्माण, बहुमुखी प्रतिभा वाले रचनात्मक व्यक्तियों का विकास और सामाजिक कल्याण। तो ये क्या पूछ रहा है, उच्चतर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन इसका फर्स्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। 41 का क्या होगा, ऑप्शन ए आपदा प्रबंधन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उच्चतर शिक्षा की ओर युवाओं को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है क्या है, तकनीकों का अत्यधिक उपयोग, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का विकास, या व्यापार में उन्नति, या फिर डी संस्थागत स्वायत्तता। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इसमें पढ़े हैं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का विकास होना चाहिए, जिससे हमारे युवा क्या करेंगे, शिक्षा की ओर, उच्चतर शिक्षा की ओर आकर्षित होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, उच्चतर शिक्षा सर्वाधिक विकास को स्थायित्व प्रदान करती है, संविधान में भारत की परिकल्पना सामाजिक रूप से सचेत राष्ट्र के रूप में की गई है, उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक विकास है, आजीविका प्रदान करना नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन क्या कह रहा है, कौन सा कथन असत्य है, कौन सा असत्य है। ठीक है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, उच्चतर शिक्षा का आर्थिक विकास को स्थायित्व प्रदान करती है, दूसरा संविधान में भारत की परिकल्पना सामाजिक रूप से सचेत राष्ट्र के रूप में से की गई है, सी क्या कहता है, उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक विकास या आजीविका प्रदान करना नहीं है। ठीक है, चौथा क्या, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में उच्चतर शिक्षा किस प्रकार से अपना योगदान देती है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में पहला ऑप्शन है संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करके, फिर क्या है, बी भाईचारे का भाव जगाकर, ऑप्शन सी नैतिक बल बढ़ाकर, और ऑप्शन डी ज्ञान निर्माण और नवाचार द्वारा। क्या कह रहा है इसमें, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ज्ञान निर्माण कर और नवाचार करके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उच्चतर शिक्षा अपनी भूमिका निभा रही है। ठीक है,
नेक्स्ट क्या कहता है, व्यक्ति के समग्र विकास के लिए क्या आवश्यक है। अगर व्यक्ति का समग्र विकास करना है उसके लिए क्या आवश्यक है। पहला है पूर्व विद्यालय से लेकर उच्चतर शिक्षा तक एक निर्धारित क्रम में कौशल एवं मूल्यों की शिक्षा। दूसरा है संविधान द्वारा निर्धारित मानकों का समग्र अनुपालन। तीसरा है बौद्धिक जिज्ञासा एवं वैज्ञानिक स्वभाव का निरंतर विकास। चौथा है सामाजिक विकास में अतिशय सक्रियता। ठीक है, तो इसके लिए क्या आवश्यक है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, पूर्व विद्यालय से लेकर उच्चतर शिक्षा तक एक निर्धारित क्रम में कौशल एवं मूल्यों की शिक्षा। ठीक है, 45 का ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम लोग संप्रेषण में जाते हैं। संप्रेषण से संबंधित क्वेश्चन, छात्रों के चेहरे का भाव संप्रेषण की प्रक्रिया के किस तत्व से संबंधित है। क्या है, छात्रों के चेहरे का भाव जो है संप्रेषण की किस क्रिया से संबंधित है। पहला ऑप्शन है किस तत्व से संबंधित, पहला क्या है संदेश, दूसरा प्रेषक, तीसरा चैनल और चौथा ऑप्शन क्या है प्राप्तकर्ता। ठीक है, ये संदेश नहीं होगा, प्रेषक भी नहीं होगा, अगर छात्र हैं तो क्या होगा वो रिसीवर, क्या है रिसीवर, चैनल भी नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन 46 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी प्राप्तकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या स्पष्ट रूप से समझ आ नहीं रहा है, क्या निम्नलिखित में से भाषा भाव यौगिक का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द कौन सा है। भाव, निकटता, दूसरा है कालक्रम, तीसरा है गैर मौखिक और चौथा है स्पर्शिक। ठीक है, तो इसका सही आंसर मुझे लग रहा है गैर मौखिक होगा, देह भाषा है शायद, देह भाषा का गैर मौखिक होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर मुझे यही लग रहा है। अब क्वेश्चन स्पष्ट होता तो और अच्छे से बता सकते थे। इसका सही आंसर क्या होगा, देह भाषा है शायद, यानी कि भाव, तो भाव देह भाषा ही है शायद। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे मौखिक संप्रेषण का एक प्रभावी रूप माना जाता है। पहला क्या है कहानी सुनाना, दूसरा नारेबाजी, तीसरा है ऊंची आवाज़ में प्रयोग, चौथा क्या है स्वागत भाषण। ठीक है, तो किसी भी मौखिक संप्रेषण का सबसे ज़्यादा प्रभावी स्वरूप हमें कौन सा ऐसा मौखिक संप्रेषण है जो हमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, वो क्या होता है कहानी सुनाना। नारेबाजी वगैरह से इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जो हम लोग कहानी के रूप में एक बार सुन लेते हैं वो हमें भविष्य में लंबे समय तक याद रहता है। तो सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है, कहानी के माध्यम से, या कहानी सुनाना ही सबसे प्रभावी माध्यम होता है मौखिक संप्रेषण का। ठीक है, नेक्स्ट, सांकेतिक संप्रेषण किसके माध्यम से प्रसारित होता है। सांकेतिक संप्रेषण किसके माध्यम से प्रचारित होता है। प्रतीक चिन्हों के माध्यम से, ऑप्शन बी संदेश, या फिर ऑप्शन सी चैनल, और या फिर ऑप्शन डी कोई भी संप्रेषण हो वो किसके माध्यम से होता है प्रसारित होता है, चैनल के माध्यम से। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम से, यानी कि चैनल बना के ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो किसके माध्यम से प्रसारित होता है, ऑप्शन सी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। 49 का क्या होगा, ऑप्शन सी शिक्षकों की कक्षा में अधिकतम प्रभावी संप्रेषण करने में खाली स्थान मदद करता है। शिक्षकों की कक्षा में अधिकतम प्रभावी संप्रेषण के लिए कौन मदद करता है, अध्यापन परिणाम, दूसरा है अध्यापन निवेश, तीसरा है अध्ययन परिणाम और अध्यापन अध्ययन के परिणाम। ठीक है, तो अध्यापन केवल अध्यापन नहीं, अध्यापन निवेश भी नहीं, अध्ययन परिणाम भी नहीं, अध्ययन एवं अध्यापन दोनों क्या है, अध्ययन एवं अध्यापन दोनों के परिणाम डिसाइड करते हैं। ठीक है, हम लोग पेपर 1 का एनालिसिस कर लिए हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।